गाइस अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे प्लीज जल्दी से। समीक्षा, अवनी, आरव, प्रथम, परीक्षा। तो मेरी क्लास है अभी। तो मुझे फिर किसी और को लेना पड़ेगा। हाँ जी। तो एक काम करते हैं, अब लेते हैं तनीषा को। तनीषा, अपना हैंड्स अप करो बेटा। ठीक है। हाँ जी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसमें। अभी हमने बात करनी है, सिर्फ फोकस कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और मैंने कहा मेरे मेन बिजनेस ऑपरेशन क्या है। मेरा मेन काम क्या है। मेरा मेन काम है फर्नीचर खरीदना और बेचना। ठीक है। तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, इस एक्टिविटी में पैसा किस चीज से आएगा। सेल्स। सेल से। ठीक है। अब अवनी ने कहा सेल करने पे आउटफ्लो हो रहा है। अवनी ने उल्टा बोल दिया, अवनी ने फोकस किस पे किया कि हमारा, हम सेल कर रहे हैं तो माल बाहर जा रहा है। अरे जो हमारा गुड्स है वो बाहर जा रहा है, उस पर फोकस नहीं करना। फोकस किस पे करना है, कैश पे। कैश आ रहा है या जा रहा है। अगर माल बाहर जा रहा है उसके बाद क्या हो रहा है, सेल कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं। ठीक है। तो ये इनफ्लो कहलाएगा, कैश इनफ्लो। हमें कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो देखना है तो कैश पे फोकस करना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। और किसी चीज पे फोकस नहीं करना है कि बाकी चीज आ रही है या जा रही है, हमें कैश पे फोकस करना है। ठीक है। तो तनीषा ने एग्जांपल दिया, मेन बिजनेस ऑपरेशंस में आपका क्या एग्जांपल हो सकता है कैश इनफ्लो का। सेल्स। अब सेल्स बोलेंगे तो ये इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि सेल में कैश सेल भी हो सकती है और क्रेडिट सेल भी हो सकती है। अगर क्रेडिट सेल होगी तो क्या आपको पैसा मिल रहा है। नो सर। फिर तो यहाँ क्या आना चाहिए हमारा। कैश। हमें क्या बोलना पड़ेगा, कैश सेल्स। क्लियर हो गया सबको। तो कैश सेल्स पे हमारा पैसा आ रहा है। अच्छा, जब क्रेडिट सेल होती है तो क्या पैसा कभी नहीं मिलेगा। नहीं सर, मिलेगा। मिलेगा ना। अभी नहीं मिला तो क्या हुआ, बाद में तो मिलेगा, महीने बाद, कुछ दिन बाद, कभी ना कभी तो मिलेगा। तो उसे जब वो मिलेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, उससे बोलेंगे रिसीप्ट फ्रॉम डेटर्स या बिल रिसीवेबल। समझ में आ रही है मेरी बात। क्लियर। क्योंकि अभी आपने उधार पे बेचा होगा तो वो कन्वर्ट हो गया होगा किस पे, या तो डेटर में या बीआर में। तो कल को जब भी मिलेगा पैसा तो हम क्या बोलेंगे उसको, रिसीट फ्रॉम डेटर या बीआर। मैं लिख देता हूँ, रिसीट फ्रॉम डेटर। डेटर से पैसा आ सकता है या किससे आ सकता है, रिसीप्ट फ्रॉम बिल रिसीवेबल, डिपेंडिंग अपॉन हमारी बुक्स में वो किस नाम से आ रहा है। क्लियर हो गया। तो ब्रॉडली आपके पास मेन बिजनेस ऑपरेशंस में दो जगह से पैसा आ सकता है, या तो कैश सेल से या डेटर से। क्लियर हो गया। ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। आगे चल सकता हूं मैं। ओके। अब से मेरे को एग्जांपल बताओ कैश आउटफ्लो का। कैश आउटफ्लो में कहाँ कहाँ पैसा जा सकता है। सर, कैश परचेज। वेरी गुड। जैसे हमने और कैश सेल करी थी तो पैसा आ रहा था, जब आप कैश परचेज करोगे तो पैसा आप पे करोगे। और क्रेडिटर्स और बी हाँ, बिल्स तो पे। क्या पूरा बोलो, पेमेंट टू, पूरा बोला करो। टू जैसे क्रेडिटर्स। हमारा रिसीट लिखा था, यहाँ क्या हो जाएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स या पेमेंट टू बिल्स पेपर। क्लियर हुआ, सबको समझ में आया। ठीक है। ये हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैश आउटफ्लोज हो सकते हैं हमारे मेन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड। और क्या हो सकता है भाई, इतने सारे खर्चे करते हो, बिजनेस में कितने सारे खर्चे होते हैं। जैसे कि आप सैलरी पे करते हो, ये भी तो आपके मेन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो आपने सैलरी पे करा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया। ठीक है। वाटर बिल पेड। और क्या हो सकता है, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। और बताओ, दिमाग में कुछ आ रहा है खर्चा, बताओ तनीषा। कैरेज इनवर्स। कैरेज या फ्रेट पेड। और और बताओ तनीषा, और कुछ आ रहा है। खर्चे सोचो भाई, इतने सारे खर्चे होते हैं।
एनीबडी एल्स? हाँ समीक्षा। All direct and indirect expenses. ऑल डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, मैं नाम पूछ रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना होता ऑल। अगर ऑल आने होते Telephone ना, charges. अगर अगर ऑल आने होते ना, चलो मैं एक थोड़ा हिंट देता हूँ, अगर ऑल आने होते ना तो मैं भी यही लिख देता, ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। मैं भी क्यों मेहनत कर रहा होता ऐसे लिखने की। तो ऑल नहीं आएंगे, कुछ चीजें नहीं आएंगी यहाँ पे, कुछ चीजें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं आएंगी, ठीक है। तो वो मेरे को देखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कौन सी नहीं आती है, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपने बोला टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये आएगा यहीं पे। हाँ जी आरव, एडवर्टीजमेंट। दोबारा बोल। एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट। हाँ जी, और कुछ? परीक्षा बता बेटा। Wages, power and fuel. वेजेस सैलरी के साथ मैं ले रहा था, मैं चलो अलग से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। वेजेस पेड, पावर एंड फ्यूल, ये कब आएगा? जब मैं और welfare. मैन्युफैक्चरिंग में हूँ। हाँ जी। और अगर मैंने किराए पे बिल्डिंग ले रखी है तो रेंट ही नहीं पे कर रहा हूँ, तो वो भी तो आ जाएगा, रेंट पेड। समझ में आया? तो इस तरीके से आपके बिजनेस से रिलेटेड, जो आपके मेन ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा आइडिया मिलना शुरू हुआ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, जो आपका मेन बिजनेस ऑपरेशन है उसमें पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ठीक है? क्लियर? मैंने अभी बोला कि सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे नहीं आते यहाँ पे, तो कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो अभी आपको आगे दिखेगी दूसरी एक्टिविटीज में फॉल करती हुई। तो जैसे हम वहां पहुंचेंगे तो मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज वहां पे आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है। पर मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस यू विल सी दीज आर कवर्ड ओवर। ठीक है? हाँ जी। अगली एक्टिविटी क्या है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज यू कैन लेट मी नो। अगला है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नाम से आइडिया मिल जाना चाहिए, क्या मतलब हुआ? पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहला था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, यानी हमारे मेन बिजनेस ऑपरेशन कहाँ है। दूसरा क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वेयर मनी इज इन्वेस्टेड। ठीक है? अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, अगेन कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। अब एक काम करेंगे, हम फोकस करेंगे पहले आउटफ्लो पे, फिर इनफ्लो पे बाद में आते हैं। ठीक है? यहाँ पे उल्टा चलते हैं, पहले फोकस करते हैं कैश आउटफ्लो पे एंड देन वील कम बैक टू कैश इनफ्लो। हाँ जी तनीषा, अगर मैं आपसे कहूँ बिजनेस में जब पैसा आता है, आप उसको फर्दर इन्वेस्ट कहाँ करते हो? तो अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की हम बात करें तो उसमें क्या हो सकता है, आपको कुछ अगर दिमाग में आता है क्या? सर हम अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, कहाँ जाएगा वो? री इन्वेस्ट कैसे होगा, किस फॉर्म में होगा? फिक्स एसेट परचेज करते फिक्स्ड हैं। एसेट परचेज। वेरी गुड, बहुत सही पकड़े हैं आप। समझ में आया भाई? यानी आप क्या कर सकते हो? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है? फिक्स्ड एसेट के अंदर आपके सारा कुछ आ गया, वो पीपीई वाला पूरा का पूरा आ गया। अब चेंज हो गया ना नाम फिक्स्ड एसेट का, इसलिए मैं साथ में पीपीई भी लिख देता हूँ। प्लांट क्या क्या होता था भाई, इसका नाम पूरा क्या होता था तनीषा? पीपीई। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और आगे भी आता है वैसे एंड इंटेंजिबल, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैंने आपके हिंट के लिए लिख दिया पीपीई। ठीक है? दोनों चीजें कवर्ड होंगी यहाँ पे। ठीक है? क्लियर है गाइस? आप अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदते हो, आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने फर्नीचर खरीदा, आपने व्हीकल खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो वो किसका पार्ट माना जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कोई भी आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा तो वो कहाँ आएगा?
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और आउटफ्लो क्यों है? क्योंकि पैसा जा रहा है। फिर से ये मत देखना कि अच्छा बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग आ रही है, नहीं, हमें फोकस किस पे करना है? कैश पे। पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है या जा रहा है, पैसे पे फोकस करना है। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है वाली बात? ठीक है। तो अगर हम फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं तो क्या हो रहा है? कैश आउटफ्लो हो रहा है। और कुछ तनीषा, और कुछ आ रहा है दिमाग में? सर लोन रीपेमेंट। लोन रीपेमेंट, पर वो लोन जो रीपे करेंगे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। इन्वेस्टमेंट होता है पैसा कहाँ आपने इन्वेस्ट किया। जो लोन है, जो लोन रीपे कर रहे हो, दैट विल कम अंडर द थर्ड एक्टिविटी विच इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो मैं भी समझाऊंगा फाइनेंसिंग क्यों बोलते हैं उसको। और सोचो, अच्छा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, चलो। इसके अंदर क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स। मैंने आपको हिंट दे दिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आपको मिलेगा? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में और क्या क्या आता है? सोचो। हाँ जी समीक्षा। Sir, purchasing securities of other companies. सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनी, वही दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, तो ये क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। ठीक है। कहाँ किस नाम से आता था? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। याद करो, आप मेन मेन हेडिंग याद करो ना, क्या क्या होती थी? प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के अलावा और क्या होता था? फंड लो। FNDLO। एफ की जगह हमारा प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट आ गया। ठीक है। ठीक है, अगला क्या होता था? एन से क्या होता था? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। यही होता था। तो आप कोई भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो, उप्स, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे अभी एग्जांपल दिया समीक्षा ने, किसी और कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, डिवेंचर खरीद रहे हो, बॉन्ड्स खरीद रहे हो, या और क्या हो सकता है? आप 5 साल के लिए आपने पैसा FD में डाल दिया। हाँ, कोई भी अगर नॉन आप RBI के बॉन्ड्स खरीद रहे हो, कोई भी अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो, तो उसको क्या बोलोगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है? हाँ वृंदा, और क्या आ सकता है? परीक्षा बेटा अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। वृंदा, और क्या हो सकता है? लोन एडवांस्ड। लोन एडवांस, फंड लो। FND, डी तो हमारा छोड़ दो, डेफर्ड टैक्स एसेट होता है, हमारे कोर्स में नहीं है। FND। L से क्या होता था? लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। एल से क्या होता था? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। तो अगर आपने कोई लोन या एडवांस दिया है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस गिवन, ठीक है, तो अगर आपने कोई लोन या एडवांस दिया है तो वो भी किसका पार्ट होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। आपको आइडेंटिफाई करना समझ आ रहा है? नॉन करंट एसेट से इजी हो गया। नॉन करंट एसेट्स में क्या आता था? फंड लो। FNDL, ये L आ गया। O से तो क्या आता था? अदर। ठीक है। हाँ जी आरव, और क्या आ सकता है इसमें? Trade investment. ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो इसी का पार्ट हो गया ना बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। जब मैंने बोला नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो इट कवर्स बोथ ट्रेड एज वेल एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसमें दोनों आ गई। ठीक है, क्लियर? हाँ जी गाइस, क्लियर हुआ सबको? हाँ समीक्षा। Sir, वो एक deferred tax वाला भी था ना? हाँ, वो आपके वो आया कोर्स में था? नहीं है। डेफर टैक्स एसेट होता अच्छा। है, वो आपके कोर्स में नहीं है, तो उसको हम छोड़ रहे हैं, उसका डिस्कशन नहीं कर रहे। ठीक है, वो सिर्फ वहीं तक था समझने के लिए कि डेफर टैक्स एसेट भी कुछ होता है। बस क्या होता है उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हेडिंग पता है होनी चाहिए कि हाँ भाई ये भी एक। एडवर्टीजमेंट भी एक तरीका का इन्वेस्टमेंट होगा? नहीं बेटा, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट को हम इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। हालांकि उस एक्सपेंस का बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है, 1 साल तक नहीं, 1 साल लिमिटेड नहीं होता, बट वो भी, उसमें भी आप आगे पढ़ोगे, आगे जाके पढ़ोगे, कई बार एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस भी रेकरिंग होता है, हर साल करना पड़ता है, तब जाके आपका उसका इफेक्ट कई सालों आगे आने वाले कई सालों तक मिलता है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने 1 साल एडवर्टीजमेंट किया दूसरे से काम हो जाएगा, नहीं ऐसा भी नहीं होता ना, तो आपको एडवर्टीजमेंट, तो अभी एडवर्टीजमेंट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज एन एक्सपेंस, बट इट इज एन एक्सपेंस विच गिव्स यू बेनिफिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो एक कैटेगरी हम बनाते थे पहले डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस की, तो वो कहलाता था। ठीक है, समझ में आया? सबको क्लियर हुआ? नॉन करंट एसेट बात समझ में आई? तो जितनी भी चीजें आपकी नॉन करंट एसेट में आती है वो आपकी कहाँ आ गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
अब हमने कैश आउटफ्लो तो समझ लिया कि पैसा जा कहाँ रहा है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। इनफ्लो बता सकते हो तनीषा? पैसा इन एक्टिविटीज, इन्हीं एक्टिविटीज पे फोकस करना है। इन्हीं एक्टिविटीज से पैसा आ कैसे सकता है? सर सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। वेरी गुड। अब देखो कितनी जल्दी समझ में आया। अगर पहले हमने आउटफ्लो कर लिया तो इनफ्लो कितनी जल्दी समझ में आ गया। इसी का तो उल्टा है। क्या होगा? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या पीपीई लिख सकता हूँ, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। हाँ जी, अगला। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। कि आपकी जो भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी वो आपने बेच दी, उससे जो पैसा आएगा वो कैश इनफ्लो हो गया, किसका? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। और क्या हो सकता है? और डिविडेंड रिसीव किसी अरे और वाह, कंपनी। डिविडेंड रिसीव। चलो मैं उस पर भी आ जाता हूँ, लिख देता हूँ अभी। और बोलो। और देख बीच में एक रिसीव। जगह छोड़ दी है मैंने। यस बस। और कह रही है, बस मैंने बहुत बता दिए। और उसे पूछो। चल परीक्षा तेरे से पूछते हैं, बता। Long-term loans and advances received. दोबारा बोलो। लोन एंड एडवांसेस। Received. लोन एंड एडवांसेस रिसीव्ड। अगर मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब समझा, जरा इसको इलेबोरेट कर। Like कि आपने हम बैंक से लोन लिया हो. लोन लिया हो, वो नहीं Yes. आएगा यहाँ। वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो यहाँ नहीं आएगा, वो अगली एक्टिविटी में फॉल करेगा। तो यहाँ कौन सा आएगा? हाँ रिनिमा। ROI, आरओआई क्या होता है? return on investment, वो किस फॉर्म में मिलता है? uh, dividend और स्टॉक मतलब शेयर में ही मिलता है। नहीं तो शेयर्स में पैसा इन्वेस्टेड होता है तो डिविडेंड की फॉर्म में मिलता है। अगर डिवेंचर्स में होता है तो किस फॉर्म में मिलता? इंटरेस्ट। हाँ, तो दूसरा आ सकता है यहाँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है। हाँ जी। आरव ने हाथ खड़ा किया था, यही बोलना था क्या? नहीं सर। सर हाँ हम जी। ज्यादा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बोरोइंग। वो बेटा वो इन्वेस्ट नहीं हुआ ना पैसा। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को समझो, जहां पैसा इन्वेस्ट किया है वहीं से पैसा अगर वापस आ रहा है, या उसी से रिलेटेड अगर पैसा आ रहा है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आप ये देखो, कैश इनफ्लो जो हो भी रहा है वो सारी कौन सी एक्टिविटी में से हो रहा है? जहां पैसा आपने इन्वेस्ट किया था। मैंने बीच में खाली छोड़ा हुआ है, थर्ड एक्टिविटी को कोई उठा ही नहीं रहा है। आपके सामने है थर्ड एक्टिविटी क्या लिखी है, उससे उल्टा क्या होगा सोच के बताओ। हाँ समीक्षा। सर जैसे कि अगर कोई चीज मतलब इंटरेस्ट आना बैंक से, मे बी अगर आपने वहां पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, फिक्स्ड क्या कहते हैं एफडी। तो इंटरेस्ट लिख दिया मैंने, इंटरेस्ट रिसीव्ड। हाँ वृंदा। long terms loan and advances taken. लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस टेकन क्या होता है? यही परीक्षा ने भी कुछ ऐसा सा बोला था और मैंने यही समझने की कोशिश करी थी। उसने बोला कि सर अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं, अगर आप भी यही कहना चाह रहे हो तो फिर आंसर गलत है। हाँ स्निग्धा। रीपेमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। कौन रीपे करेगा? जिनको दिया है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो। रिसीव्ड बैक। receive। हमें तो मिल रहे हैं ना, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो ना। हमने पहले लॉन्ग टर्म लोन एडवांस दिए थे, अब वो हमें वापस मिल रहे हैं। फर्क है भाई। वृंदा, परीक्षा, आप लोग जो बोल रहे थे और जो अब हम बात कर रहे हैं उनमें फर्क है। फर्क ध्यान से समझ। हमने यहाँ पहले क्या कहा था, कैश आउटफ्लो में लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस गिवन, हमने लॉन्ग टर्म लोन एडवांस दिया। अब जिसको दिया था वो वापस करेगा, तो यहाँ आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस रिसीव्ड बैक। मैं लोन एंड एडवांस लिख रहा हूँ, रिसीव्ड बैक। ठीक है। अगर आप कहते हो लोन टेकन, वो ये नहीं है। वो तो क्या हो गया कि आप किसी थर्ड पार्टी से लोन ले रहे हो,
दोनों में फर्क समझ में आया? लोन एंड एडवांस जो आपने दिया था वो वापस मिल रहा है, इज अ डिफरेंट थिंग एज कंपेयर टू आप किसी और से लोन ले रहे हो। ठीक है, समीक्षा समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो आप लोग जो पहले बोल रहे थे, आप लोग कह रहे थे परीक्षा और वृद्धा लोन एंड एडवांसेस टेकन। नहीं भाई, अगर मैंने लोन लिया है तो इट इज नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर मैंने किसी को लोन दिया था, वहां से मुझे वापस मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर? अच्छा, आप अगर ध्यान से देखो, ये पहली तीन तो आपको क्लियर होनी चाहिए। ऊपर जो राइट साइड में तीन लिखी है उन्हीं का उल्टा है। फिक्स्ड एसेट खरीदा था, बेच दिया। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट खरीदे थे, बेच दिए। लॉन्ग टर्म लोन एडवांस दिए थे, वहां से पैसा वापस आ गया। उसके अलावा जो ये तीन एक्टिविटीज थी जहां हमने पैसा इन्वेस्ट किया था, वहां से जो रिटर्न्स आती हैं वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होती है। तो ये टोटल तीन चीजें आएंगी, मैंने अभी दो लिखी हुई थी। ठीक है, वो क्या है? रिटर्न्स। ये क्या है? रिटर्न्स। ठीक है, तो अगर आपको कोई रिटर्न मिलती है, रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो वो भी आपका इसी का पार्ट हुआ। ठीक है, आई होप अब दिखाई दे रहा हूं। तो अगर कोई रिटर्न आपको मिल रही है, तो रिटर्न किस फॉर्म में आ सकती है? जैसे अगर आपने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया था तो डिविडेंड की फॉर्म में आ सकती है। अगर आपने डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट किया था तो किस फॉर्म में आ सकती है? इंटरेस्ट की फॉर्म में आ सकती है। लेकिन अगर आपने पैसा बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं लोग, प्रॉपर्टी में भी करते हैं लोग, कई बार क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खरीद करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, अब ध्यान से सुनना, मैं बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूँ। मैं अपने ऑफिस के लिए या अपनी फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग खरीदने की बात नहीं कर रहा। अगर मैंने वो करा है, फिर तो वो मेरा फिक्स्ड एसेट का पार्ट है। फिर तो मुझे उस पर कोई कोई रिटर्न नहीं मिल रहा होगा, फिर तो मैं अपने पर्पस, अपने खुद के पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है बिल्डिंग में, याद करो जब हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे थे तो वहां पे आता था इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ कब आएगा बिल्डिंग? जब आप बिल्डिंग में पैसा लगा रहे हो लेकिन अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हो उस बिल्डिंग को। तो आप क्या कर सकते हो? उस बिल्डिंग को किराए पे दे सकते हो। समझ आ रहा है? तो अगर आपने किराए पे दी तो ऐसे केस में आपको क्या हो रहा होगा, क्या मिल रहा होगा? रेंटल इनकम। तो यहाँ क्या आ सकता है? रेंट रिसीव्ड। सो टोटल आपको ये तीन तरीके से रिटर्न मिल सकता है जहां आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। समझ आ रही है मेरी बात? थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आना शुरू हुआ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया जो आपका मेन बिजनेस ऑपरेशंस है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया कि जो आपके पास पैसा था आपने बिजनेस में कहाँ इन्वेस्ट किया, और फिर फर्दर उसी से अपोजिट आपका वहां से कहाँ से पैसा आ रहा है। क्लियर हो गया? चल सकते हैं क्या आगे? और जितनी भी एक्टिविटीज आपकी इन्वेस्टिंग में थी, अगर उनसे कोई रिटर्न आ रहे हैं तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगी। इस बात को याद रखना है। क्लियर है सबको? चलो, तो लास्ट एक थर्ड और एक्टिविटी समझ लेते हैं। आखिरी एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगेन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हाँ जी, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। तो पहले समझते हैं जरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता क्या है। पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझ में आएगी, तभी हम बता पाएंगे कि हाँ इसके अंदर क्या आएगा। अगर आप लोगों ने सुना हो, कभी कोई बिजनेस करता है तो आप कहते हो ना, भाई ये बिजनेस फाइनेंस कहाँ से किया तूने? सुना है कभी? बिजनेस फाइनेंस कहाँ से किया? यानी इसका मतलब क्या है कि जो तू बिजनेस कर रहा है उसके लिए तुझे पैसा मिला कहाँ से?
समझ आ रही है बात? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है फ्रॉम वेयर द मनी इज सोर्स्ड, फ्रॉम वेयर द मनी इज सोर्स्ड। और अगर हम ध्यान दें, हमारे बैलेंस शीट में ये कहाँ पता चलता है? शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, वहां से पता चलता है कि पैसा कहाँ से आया। याद करो, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते थे हम। वो यही तो चीज है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पैसा कहाँ से आया। अगर आप थोड़ा सा दोनों को समराइज करो तो क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है पैसा कहाँ से आया, इधर देखो मेरी तरफ, पैसा कहाँ से आया। और इन्वेस्टिंग क्या है? पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, हमने कहाँ लगा दिया। पैसा कहाँ से आया और फिर कहाँ लगा दिया। पैसा कहाँ से आया? शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, और कहाँ लगा दिया? नॉन करंट एसेट्स में। आ रही है बात समझ में? और मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? पैसा ऊपर से आया, भगवान ने नहीं दिया, ऊपर मतलब बैलेंस शीट में ऊपर से आया। नॉन करंट एसेट और सॉरी, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं ना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज पहले आता है। तो पैसा कहाँ से आया और फिर उसके बाद हमने कहाँ लगा दिया? एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में लगा दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आया? कहाँ से आया कहाँ लगा दिया, कहाँ से आया कहाँ लगा दिया। तो जहां से आया उसे कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जहां लगा दिया उसे कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आर यू विद मी? क्लियर हुआ? सबको क्लियर है? समीक्षा कुछ कहना है बेटा? सर मुझे पिछले वाले में डाउट था, सेकंड वाले में। क्या डाउट था? सर जैसे कि अगर गोल्ड ऑनलाइन खरीद के रख लिया और उसमें अगर पैसे बढ़ने के लिए इन्वेस्ट किया गोल्ड में, तो हाँ वो जी, उसे क्या नेम देते हैं? तो इन्वेस्टमेंट में आएगा बेटा, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ये भी हो सकता है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, हाँ जी, चलें आगे। हाँ जी, वापस आते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसमें वापस इनफ्लो पे फोकस करते हैं पहले। पैसा कहाँ से आएगा? जब हम कहते हैं हम बिजनेस चला रहे हैं, उसके लिए पैसा हमने कहाँ से सोर्स किया, तो मैंने आपको एग्जांपल तो दे दिया है कहाँ से आएगा। शेयर होल्डर फंड या नॉन करंट लायबिलिटीज से। तो शेयर होल्डर फंड में किस फॉर्म में आ सकता है, बता सकते हो जरा तनीषा? सर इशू ऑफ शेयर, वेरी गुड, कौन से शेयर्स? बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस। वेरी गुड, तो इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू करके आ सकता है। और शेयर्स कौन से हो सकते हैं आपके? इक्विटी भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर या इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और बताओ, और पैसा कहाँ से आ सकता है? इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर्स, वेरी गुड। डिबेंचर्स इशू करके आ सकता है। आप देख रहे हो, ये पहला वाला शेयर होल्डर फंड का पार्ट था, सेकंड आपका नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होगा। और बताओ। और लोन रिसीव। लोन रिसीव कौन, क्या मतलब हुआ? इसको बोलो लोन टेकन। टेक। हाँ, रिसीव्ड ऐसा लगता है कि हम ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, लोन रिसीव्ड बैक। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे? लोन टेकन। लोन टेकन, आपने अगर लोन लिया है, आपने लिया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या आ सकता है? जैसे डिबेंचर होते हैं, ऐसे ही मैंने अभी बोला था क्या होते हैं? बॉन्ड्स। तो अगर आप बॉन्ड्स इशू करते हो तो उससे भी अगर आप कुछ पैसे रेज करते हो तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर हुआ? तो ये मोटा मोटा आपको एक्टिविटी समझ में आई। शेयर इशू करे, डिबेंचर इशू करे, बॉन्ड इशू करे या लोन ले लिया, तो ये आपका किसका पार्ट हो गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। अब आउटफ्लो बताओ। रिडेम्पशन ऑफ शेयर। ओके, तो पहली चीज, क्या शेयर्स का रिडेम्पशन होता है क्या? प्रेफरेंस शेयर्स का होता है, वेरी गुड। तो इक्विटी का क्या होता है? इक्विटी का कुछ होता है क्या? नो।
हाँ, पे हम इक्विटी का एक एक्सेप्शन होता है। वेरी गुड, आपने सही बोला, अभी तक जितना पता है आपने वो बिल्कुल उस हिसाब से सही बताया। तो आई एम हैप्पी तनीषा, आपको चीजें याद है। तो रिडम्पशन सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स का होता है, इक्विटी का नहीं होता। यानी उनका कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं होता कि 10 साल बाद 20 साल बाद पैसे वापस करने, नहीं। लेकिन एक सिनेरियो हो सकता है जिस केस में हम इक्विटी शेयर्स के पैसे वापस कर रहे हो, जिसको कहते हैं बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा था, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स के केस में रिडम्पशन नहीं हो सकता, बायबैक ही हो सकता है। बायबैक क्या होता है, बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस होता है, बहुत एक्सेप्शनल। क्योंकि उसके लिए पहले तो आपको सारे 100% सारे शेयर होल्डर्स से अप्रूवल चाहिए। ये सिर्फ तभी होता है जब आपके पास बहुत सरप्लस मनी है, क्योंकि आप शेयर होल्डर्स का पैसा वापस कर रहे हो। कल को मान लो कि आपके पास कमी पड़ गई पैसे की, तो शेयर होल्डर्स का तो सबसे लास्ट में करना होता है ना, पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज पे करनी होती है, तो पहले सबसे अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे कि हम कर सकते हैं इस तरह से। तो बहुत सरप्लस मनी हो तभी हो सकता है, या अदरवाइज नहीं हो सकता। इट इज वेरी एक्सेप्शनल, बट हाँ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में तो आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बायबैक हो सकता है इक्विटी शेयर्स का। और प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या था, रिडेम्पशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है? और बताओ बेटा क्या हो सकता है? redemption of debentures, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वेरी गुड। और इसी तरह से in बॉन्ड्स का भी हो सकता है, रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड्स। और लोन के लिए क्या लिखूं, वहां लोन टेकन था, यहाँ क्या होगा, loan given, लोन गिवन बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, फिर तो ये हो गया ना लोन एंड एडवांस गिवन। आप अपने वर्ड्स को ध्यान से सुनो, आप उसका मतलब चेंज कर रहे हो। इसका उल्टा बोलना है जो यहाँ लिखा है, लोन टेकन, हमने लोन लिया था, अब क्या कर रहे हैं, उसी उसी लोन की बात करो। loan paid back, हाँ, उसको क्या बोलोगे, लोन रीपेड। ठीक है, अगर आप लोन गिवन बोल दोगे तो वो तो हो गया कि हमने किसी को लोन दिया है, वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। देखो अगर आपने लोन लिया, ये एक्टिविटी फाइनेंसिंग है, आप फाइनेंस करा रहे हो, पैसा कहाँ से आ रहा है इस बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, हमने लोन लिया, जब इसको वापस करेंगे तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो लोन लेना और उसको वापस करना इज फाइनेंसिंग। अगर मैंने किसी और को लोन दिया था, दैट इज इन्वेस्टिंग, और उससे वापस आता है, दैट इज इन्वेस्टिंग। क्लियर हुआ? समझ आ रही है मेरी बात? तो पहली वाली को क्या बोलेंगे, लोन टेकन एंड रीपेड। दूसरी वाली को क्या बोलेंगे, लोन एंड एडवांसेस गिवन, लोन एंड एडवांसेस रिसीव्ड बैक। समझ आ रहा है? तो वर्डिंग्स को ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। लोन एंड एडवांस पढ़ते ही आंसर मत सोच लेना कि ये फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टिंग, ये तो पढ़ो कि लोन एंड एडवांस कौन से वाला है, हमने लोन एंड एडवांस लिया है या हमने दिया है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा कौन सी एक्टिविटी है। ओके, सो यहाँ क्या आ जाएगा, लोन रीपेड। ठीक है, हाँ जी, और क्या आ सकता है तनीषा? interest on debenture, वेरी गुड, तो कहाँ क्या क्या बोलेंगे उसको, किसमें, किसमें लिखूं? outflow, आउटफ्लो में। क्यों? क्योंकि हमने जो डिबेंचर इशू किए उसके ऊपर हम इंटरेस्ट दे रहे होंगे, और शेयर्स पे क्या दे रहे होंगे, dividend, डिविडेंड। तो यहाँ क्या आ सकता है, डिविडेंड पेड, और इधर आ सकता है इंटरेस्ट पेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है? अब जरा ध्यान से देखो, ये जैसे ऊपर हम कर रहे थे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, हम लिख रहे थे कि जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उनसे रिलेटेड अगर कोई रिटर्न्स हमें मिल रही है, ठीक है, रिटर्न्स किस फॉर्म में मिल रही थी, डिविडेंड, इंटरेस्ट या रेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो जो भी रिटर्न्स मिल रही है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसी तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो भी आप उसमें पे कर रहे हो, जो भी रिटर्न पे कर रहे हो सामने वाली पार्टी को, ठीक है, तो जो भी एनुअल एक्सपेंस आप पे कर रहे हो वो भी आपका किसका पार्ट होगा, वो भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। समझ आया? तो जैसे आपने शेयर्स इशू करे थे, डिबेंचर इशू किए, तो उससे रिलेटेड अगर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड पे कर रहे हो तो वो भी यही आएगा।
ठीक है। मैंने आपको बोला था कुछ खर्चे, आपने किसी ने बोला था ना, समीक्षा ने बोला था सर ऑल इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने क्या कहा था, सारे नहीं आएंगे भाई। क्यों नहीं आएंगे, देखो, इंटरेस्ट पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है आपका, लेकिन ये कहाँ आ रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ये आपके मेन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। अगर आपका खुद का पैसा होता तो आप ये इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे होते, है ना, तो फिर ये आपका यहाँ पे नहीं आता। तो ये आपका किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग से, कि बिजनेस में जो पैसा आपने फाइनेंस किया है उससे अगर कोई रिलेटेड एक्सपेंस है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। अगर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है कहीं पे, उससे रिलेटेड कोई अगर आप पैसा कमा रहे हो, इनकम हो रही है, तो वो कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। जो आप मेन बिजनेस ऑपरेशंस कर रहे हो उससे रिलेटेड जो पैसा आ रहा है या जा रहा है वो कहाँ आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। समझ में आया, तीनों एक्टिविटीज समझ में आई। तो टोटल 3 एक्टिविटीज में हमने जितनी भी आपका पैसा आ रहा है ना, जितना भी पैसा आ रहा है या जा रहा है, जितना भी पैसा पूरे बिजनेस में, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप कुछ भी सोच लो, इन तीनों में कहीं ना कहीं फॉल करेगा। ठीक है, कि पैसा कहाँ से आ रहा है या कहाँ जा रहा है। क्लियर हो गया, या तो वो ऑपरेटिंग होगा या इन्वेस्टिंग होगा या फाइनेंसिंग होगा। क्लियर है सबको। अब एक दो सवाल और मैं आपको बता देता हूँ, आपके दिमाग में आने चाहिए। सर ऊपर तो 3 आ रहे थे, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। नीचे तो सिर्फ 2 लिखे हैं, डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड। रेंट पेड तो लिया नहीं आपने, तो रेंट पेड कहाँ आएगा, हाँ वृंदा। Operating activities. मैंने लिखा हुआ भी है, अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो, देखा। क्यों आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि वो तो आपके मेन बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट है भाई। आप रेंट पे कर रहे हो कि किस लिए, आपने वो बिल्डिंग अपने किसी बिजनेस में यूज की होगी तभी तो। भाई अगर मैं फैक्ट्री की बिल्डिंग ले लेता हूँ किराए पे, तो वो तो मेरे मेन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गया। इसी तरीके से अगर मैंने गोडाउन के लिए रेंट पे ले ली जगह, या मैंने ऑफिस के लिए ले ली, तो दीज आर माय दीज एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू माय मेन बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसलिए क्या आ गया, मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट। तो रेंट पेड नहीं आता नीचे, ये ध्यान रखना। इन्वेस्टिंग में 3 तरीके से रिटर्न आ रहे हैं, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड। लेकिन अगर मैं फाइनेंसिंग की बात करूं तो उसमें सिर्फ 2 ही आपके आउटफ्लोज हो रहे हैं, या तो डिविडेंड की फॉर्म में या इंटरेस्ट की फॉर्म में। रेंट पेड यहाँ नहीं आएगा, रेंट पेड इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर है सबको। ठीक। दूसरी चीज, आप अगर यह नोटिस कर रहे हो, ऊपर देखो मैंने सब जगह क्या लिखा था, ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड, सब जगह पेड 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 लिखा हुआ है। क्यों, अगर आप पे नहीं कर रहे, सिर्फ अक्रू कर रहे हो, अकाउंटिंग अपने अकाउंटिंग फॉलो करते हुए सिर्फ आप अगर अक्रू करते हो, पे नहीं किया ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर मेरा कैश फ्लो में नहीं आएगा। समझ आ रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई मेरी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ड्यू हो गया है, लेकिन मैंने अभी पे नहीं किया है, तो फिर यहाँ नहीं आएगा। वो आपके P&L में जरूर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। यहाँ एक्चुअल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो आता है। इससे एक और चीज पता चलती है, जरूरी नहीं है वो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो इसी साल से रिलेटेड हो सकता है पिछले साल का हो सकता है पिछले साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने इस साल पे किया हो, तो वो इस साल के कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ रहा होगा। सिमिलरली हो सकता है पिछले साल आपने कोई सेल करी हो, क्रेडिट सेल, जिसके पैसे इस साल रिसीव हो रहे हो, जो किस में आ जाएगा, रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो हो सकता है पिछले साल से रिलेटेड